सन 1971 24 नवंबर को अमेरिका नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की एक फ्लाइट 305 पोर्टलैंड से सियाटल के लिए टेक ऑफ करती है। ये एक बहुत छोटी सी 40 मिनट्स की फ्लाइट है जो कि साथ वाले शहर सियाटल में जा रही है। इस फ्लाइट में टोटल 36 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स मौजूद हैं और ये सब इस बात से अनजान है कि इनमें एक हाईजैकर भी मौजूद है, एक बंदा जो कि अपने आप को डैन कूपर के नाम से मुतारफ कराता है। इसकी एज मिड 40s है और इसने बिजनेस सूट पहना हुआ है, ब्लैक पैंट कोट, व्हाइट शर्ट, ब्लैक टाई लाइक अ जेंटलमैन। ये एक ब्लैक सूटकेस और एक पेपर बैग कैरी किए हुए है। ये जानबूझकर प्लेन की लास्ट रो में बैठा हुआ है, सीट 18E पे। प्लेन टेक ऑफ होते ही कूपर फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस शेफनर को बुलाता है और एक नोट देता है। शेफनर इस नोट को इग्नोर कर देती है क्योंकि उस टाइम पे फ्लाइट अटेंडेंट्स को नोट मिलना एक आम बात होती थी। कूपर शेफनर को दोबारा बुलाता है और कहता है कि मैम आपको वो नोट पढ़ लेना चाहिए। ये शेफनर वो नोट ओपन करती है तो उसके ऊपर लिखा होता है कि मेरे पास बॉम्ब है, मेरे साथ बैठो और मेरी बात ध्यान से सुनो। कूपर शेफनर को अपना सूटकेस ओपन करके वो बॉम्ब दिखाता है, $2 लाख और 4 पैराशूट की डिमांड करता है और कहता है कि अगर ये डिमांड 5 बजे तक पूरी ना की गई तो वो प्लेन को बॉम्ब से उड़ा देगा। शेफनर सहमी हुई कॉकपिट में जाकर पायलट को ये मैसेज देती है। कैप्टन स्कॉट सियाटल एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इस सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्म करते हैं। एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल फौरन पुलिस और FBI को इस सिचुएशन का बताते हैं। डोनाल्ड नायरू, प्रेसिडेंट ऑफ नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस, कैप्टन स्कॉट को हुक्म देते हैं कि हाईजैकर के साथ पूरी तरह कोऑपरेट किया जाए। टीना मकलो ऊपर की अगली सीट पर बैठ जाती हैं और उसको बताती हैं कि उसकी डिमांड पूरी हो जाएगी लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। डोनाल्ड नायरू FBI से कोऑर्डिनेट करके सियाटल नेशनल बैंक में पैसे अरेंज करने की बात करते हैं। बैंक्स में ऐसी सिचुएशन के लिए कुछ पैटर्न बेस्ड रिजर्व्ड अमाउंट रखी जाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि डोनाल्ड नायरू क्यों कूपर की डिमांड पूरी करने के लिए मान जाता है। उसके पीछे वजह है रेपुटेशन। एयरलाइन प्रेसिडेंट ये नहीं चाहते कि हाईजैकिंग की खबर बाहर निकले जिससे उनकी एयरलाइन का नुकसान हो। इन पैसों और पैराशूट को अरेंज करने में 2 घंटे लग जाते हैं और पायलट 2.5 घंटे तक प्लेन को सियाटल एयर में गोल गोल घुमाता रहता है जब तक पैसे अरेंज नहीं हो जाते। पैसेंजर्स अभी तक इस बात से अनजान थे कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। कैप्टन पैसेंजर अनाउंसमेंट करता है कि प्लेन में माइनर टेक्निकल इशू की वजह से फ्लाइट थोड़ी सी डिले है। पैसे अरेंज होते ही फ्लाइट 5:46 PM पे एयरपोर्ट पे लैंड करती है। प्लेन को टर्मिनल से थोड़ा दूर लैंड करवाया जाता है और ऊपर इंस्ट्रक्शन देता है कि टीना मकलो जाएंगी और पैसे लेकर वापस आएंगी। फ्रंट एयर स्टेयर्स गेट ओपन होगा और वही एंट्रेंस और एग्जिट होगा। टीना मकलो पैसे और पैराशूट लेकर वापस प्लेन में जाती है और कूपर को देती है। कूपर पैसे और पैराशूट चेक करने के बाद पैसेंजर्स को रिलीज कर देता है। 15 years of fame in less than 50 years. क्रू मेंबर्स को रुकने का कहता है और प्लेन को दोबारा मेक्सिको की तरफ उड़ाने को कहता है। कूपर कैप्टन स्कॉट को इंस्ट्रक्शन देता है कि प्लेन को 10,000 फीट हाइट पे उड़ाओ और विंग्स पोजीशन 15 डिग्री होनी चाहिए और स्पीड मैक्सिमम जितनी स्लो हो। कूपर टीना मकलो को कॉकपिट में भेजता है और डोर लॉक करने का कहता है। वो लास्ट टाइम था जब किसी ने कूपर को देखा। स्टेयरकेस बैक से ओपन होती है और वो कूद जाती है। थोड़ी देर बाद प्लेन बैक साइड से ऊपर को टिल्ट होना शुरू हो जाता है बैक स्टेज गेट ओपन होने की वजह से। टीना मकलो वेरीफाई करने के लिए पैसेंजर साइड पे वापस आती है लेकिन प्लेन में कोई नहीं होता। 3 घंटों बाद पायलट सेफली प्लेन को रीनो नवाडा एयरपोर्ट पर लैंड करवाता है। डीबी कूपर के गायब होने के बाद पुलिस, FBI और आर्मी वसी पैमाने पे तफ्तीश का आगाज करती है। टीना मकलो FBI को स्टेटमेंट देती है कि कूपर का बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल था और वो बहुत कॉन्फिडेंट था। FBI को प्लेन से 66 अनआइडेंटिफाइड फिंगरप्रिंट्स, 8 सिगरेट बर्ड्स, एक ब्लैक टाई, फटा हुआ पैराशूट और एक खाली बैग मिलता है। FBI आई विटनेस पैसेंजर की मदद से एक स्केच तैयार करती है। टोटल 3 स्केच बनाए जाते हैं। पहला स्केच 1971 को, दूसरा 1972 को और तीसरा फाइनल स्केच 1973 को, जिसको टीना मकलो एक्यूरेट वेरीफाई करती है। इस स्केच को पूरे शहर और सब न्यूज़पेपर पर भी लगाया जाता है। FBI $1,000 का इनाम रखती है कूपर को वेरीफाई करने पर। 1 साल के बाद इस इनाम को $5,000 कर देती है। ये ऑफर 3 साल तक रहती है लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। 6 दिसंबर 1971 को FBI डायरेक्टर एक एयरफोर्स ऑपरेशन अप्रूव करते हैं। सेम पैटर्न पे सेम फ्लाइट उड़ाई जाती है। FBI कूपर की ड्रॉप लोकेशन से एक 91 kg लेड को एयरक्राफ्ट से नीचे गिराती है ड्रॉप जोन को वेरीफाई करने के लिए। इस ऑपरेशन के मुताबिक FBI साउथ ईस्ट वाशिंगटन में लेक मर्विन को वेरीफाई करती है। हजारों अफराद से पूछताछ की जाती है, डोर टू डोर चेकिंग की जाती है और कई पेट्रोल बोट भी चलाई जाती हैं। इनफैक्ट सबमरीन से भी कूपर को ढूंढने की कोशिश की जाती है। कई नजरिया सामने आए लेकिन कूपर और चुराए गए पैसों का कोई सुराग न मिला। FBI क्लेम करती है कि कूपर बच नहीं पाया उस डाइव से क्योंकि उस रात मौसम बहुत खराब था। आप ये सोच रहे होंगे कि डैन कूपर का नाम डीबी कूपर कैसे हुआ। एक्चुअली न्यूज रिपोर्टर जेम्स लॉन्ग, जिसने ये न्यूज ब्रेक की थी, उसने बाय मिस्टेक डैन कूपर को डीबी कूपर बोल दिया और फिर दूसरे न्यूज चैनल पे भी वो डैन कूपर डीबी कूपर बन गया। B. Cooper. DB Cooper.
D.B. Cooper. D.B. Cooper. सन 1979 आता है। इस हाईजैक को हुए 8 साल हो चुके थे। अचानक एफबीआई को एक कॉल आती है कॉन्टिनेंटल एयरलाइन के एक पायलट टॉम बोहान की। वो बताते हैं कि जिस दिन हाईजैक हुआ उस दिन एक और फ्लाइट उड़ रही थी इस फ्लाइट से 4000 फीट ऊपर और 4 मिनट पीछे, जिसे टॉम बोहान उड़ा रहे हैं। उस रात मौसम बारिश और तूफान की वजह से बहुत खराब था। वो बताते हैं कि ऐसा खतरनाक तूफान उन्होंने अपने पूरे करियर में नहीं देखा। उन्होंने बताया कि एफबीआई ने जो सर्च कैलकुलेशन की है ड्रॉप जोन को लेकर वो 80 डिग्री से गलत है, क्योंकि वो उस रात प्लेन में मौजूद थे। उनको बेहतर अंदाजा है कि कूपर उस रात एग्जैक्टली कहाँ लैंड किया होगा। वो बताते हैं कि एफबीआई को सर्च ऑपरेशन साउथ ईस्ट ड्रेनेज एरिया वशुगो रिवर के पास करना चाहिए। चंद माह बाद टॉम का शक सही साबित होता है। 10 फरवरी 1980 को एक 8 साल के बच्चे को कोलंबिया रिवर के पास कुछ $20 मिलते हैं। एफबीआई इस कैश को सीरियल नंबर से वेरीफाई करती है। ये वही कैश था जो कूपर को दिया गया। इस कैश से एक नई उम्मीद मिलती है। उस एरिया में सर्च ऑपरेशन किया जाता है, खुदाई की जाती है कि कुछ तो मिले, पैराशूट, डेड बॉडी या पैसे, लेकिन कुछ नहीं मिलता। एफबीआई पूरे शहर में कसिनोज, बार और स्टोर्स में उस सीरियल नंबर को शेयर कर देती है, मगर कूपर का कोई नामो निशान नहीं मिलता। एफबीआई इस मिस्ट्री को हल करने में नाकाम हो जाती है। किसी को नहीं पता था कि आखिर कूपर था कौन, कहां से आया, कहां गया। बहुत सारी थ्योरीज और एक्सप्लेनेशंस दी जाती हैं। एफबीआई स्टेटमेंट देती है कि कूपर एयरबेस में एयरक्राफ्ट कार्गो लोडर था, क्योंकि कार्गो लोडर को बेसिक जंप ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे पैराशूट पहनना है और कैसे पैराशूट को डिप्लॉय करना है। इवन जो प्लेन की वर्किंग होती है, स्टेयर्स कहां से खुलती हैं, ये सब उन्हें पता होता है। इस डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे एफबीआई 1000 सस्पेक्ट्स की लिस्ट जारी करती है। 1000 सस्पेक्ट्स में से कोई एक भी डीबी कूपर हो सकता है। इनमें से तकरीबन 20 सस्पेक्ट्स को सीरियस कंसीडर किया गया। इनमें 2-3 सस्पेक्ट्स की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक आदमी थे रिचर्ड मैकॉय, जो कि वियतनाम वार के एक आर्मी वेटरन थे। इन्होंने कूपर के हाईजैक के 5 माह बाद एक प्लेन हाईजैक किया जो कि कूपर की हाईजैकिंग से बहुत सिमिलर था। इन्होंने डिमांड की $5 लाख और 4 पैराशूट And crew hostage in exchange for $500,000 in cash, 4 parachutes. पैसे लेने के बाद ये बैक स्टेज से जंप कर गए कूपर की तरह। लेकिन इस हाईजैक के 2 दिन बाद एफबीआई इन्हें ढूंढकर गिरफ्तार कर लेती है और इन्हें 45 साल कैद की सजा सुनाई जाती है। एफबीआई को लगता है कि यही कूपर है और इसने दोबारा ट्राई किया था हाईजैक करने का। एफबीआई मैकॉय की फैमिली से इन्वेस्टिगेट करती है कूपर की टाई और टाई क्लिप दिखाकर। He jumped. It's a J.C. Penney clip-on tie. मैकॉय की फैमिली ये वेरीफाई करती है कि ये टाई मैकॉय की है, लेकिन जब यही सवाल मैकॉय से किया जाता है कि क्या वही डीबी कूपर है, तो वो ना इस बात को एडमिट करता है ना डिनाई करता है। जेल में 2 साल कैद काटने के बाद मैकॉय जेल तोड़कर फरार होने की कोशिश करता है और एफबीआई शूट आउट में मारा जाता है। इसके बाद लगता है कि कूपर की मिस्ट्री जैसे सॉल्व हो गई है, लेकिन नहीं, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। एफबीआई मैकॉय को कूपर नहीं मानती। इसकी 2 वजूहात हैं। एक ये कि मैकॉय की एज और डिस्क्रिप्शन कूपर से मैच नहीं करती। दूसरा, एफबीआई को एविडेंस मिला कि मैकॉय कूपर हाईजैकिंग की रात लास वेगस में थे और उससे अगले दिन वो अपनी फैमिली के साथ डिनर पे थे। एविडेंस ये चीज क्लियर कर देती है कि मैकॉय डीबी कूपर नहीं हो सकता। दूसरे सस्पेक्ट हैं रॉबर्ट रेक्स्ट्रा, वियतनाम वार के एक एक्स पायलट। इन्हें कई बार अरेस्ट किया गया फ्रॉड, एयरक्राफ्ट थेफ्ट और पोजेशन ऑफ एक्सप्लोजिव के लिए, लेकिन बाद में इन्हें हमेशा नॉट गिल्टी पाया गया। रॉबर्ट रेक्स्ट्रा और कूपर की रिजेम्बलेंस काफी मैच करती थी और एफबीआई ने इन्हें जाने दिया 1979 को, क्योंकि इनके खिलाफ कोई खास सबूत नहीं मिल पाया। आगे चलकर 2019 में रॉबर्ट की नेचुरल कॉजेज से डेथ हो जाती है। 12 जुलाई 2016 को एफबीआई इस केस को ऑफिशियली बंद कर देती है हाईजैकिंग के ठीक 45 साल बाद। आपको क्या लगता है कि कूपर ने जो उस रात छलांग लगाई, क्या वो उसको सर्वाइव कर पाया या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं। यहाँ एक चीज बहुत सरप्राइजिंग है कि कूपर की हाईजैकिंग के बाद बहुत सारी सिमिलर हाईजैकिंग हुई, लेकिन उस सब हाईजैकिंग में जो भी हाईजैकर प्लेन से पैराशूट लेकर कूदा वो सब जिंदा बचे। लेकिन चंद दिनों के बाद पुलिस या एफबीआई के हाथों पकड़े गए। सिर्फ कूपर का आज तक पता नहीं चला। डीबी कूपर की मिस्ट्री आज 52 साल बाद भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।